जी बेटा, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में भी। इसमें ये जो आपके पास लिखा होता है f ऑफ x, तो इसको मैंने बताया था कि कैसे रीड किया जाता है, वैल्यू ऑफ f एट किस पे, x पे। तो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन की मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के वैल्यू फाइंड करनी है। यानी अब आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू बताओ -3 पे, फंक्शन की वैल्यू बताएं 0 पे, फंक्शन की वैल्यू बताएं x - 2 पे, फंक्शन की वैल्यू बताएं x² + 3 पे। और फंक्शन कौन सा यूज़ करना है ये, तो देखें बेटा, जब हम f ऑफ -3 कहेंगे तो इट मीन्स हमने x की जगह पे -3 लिखा है, तो राइट साइड पर भी जहाँ -x है वहाँ पर -3 पुट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 - 1 और ये 8 आ जाएगा। पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे इसमें 0, ये आ जाएगा f ऑफ 0 और ये 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो ये -1 आ गया। फिर तीसरे पे आ जाए, इसको इसमें पुट करेंगे तो ये होगा x - 2 और ये है x - 2 का स्क्वायर और -1, तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, ये बनेगा a² + b² - 2ab और -1। मजीद सिंप्लीफाई करें, x² - 4x + 3, तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। और फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में आपने फाइंड करना है x की जगह पे x + 3, क्योंकि हमारा फंक्शन ये था तो मैंने इसके x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो राइट साइड में भी उसके x की जगह पे यही वैल्यू पुट करूंगा, यानी x² + 3, इसका स्क्वायर -1। इसको एक्सपेंड करें, ये क्या होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab और -1। तो सिंप्लीफाई करके x4 6x² और प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि चीज़ें आपने यही 4 फाइंड करनी है, बट बी पार्ट अगर आप अपनी बुक से देखें तो उसने आपको फंक्शन चेंज कर दिया है और वो फंक्शन है 2x + 3 का √। ये फंक्शन चेंज हो गया है। तो देखो बेटा, इसमें भी आपने पहले x की जगह पे -3 पुट करना है, तो ये 2x की जगह पे -3 + 3, तो सॉल्व कर लें, -6 + 3, इसका आंसर -3 आ जाएगा। फिर आपने 0 पुट करना है, f ऑफ 0, तो ये 2 × 0 + 3 √, ये 0 + 3 √, तो ये 3 √ आंसर आ गया। फिर आपने ये पुट करना है इसमें f ऑफ x - 2 = ये इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 2, x की जगह पे x - 2 प्लस वैसे ही 3 वैसे ही √ वैसे ही। सिंप्लीफाई करें, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, -4 + 3, इसको सिंप्लीफाई करें 2x - 1। अब बेटा इसी फंक्शन में आपने ये पुट करना है, तो यहाँ पर ये पुट होगा तो बनेगा f ऑफ x² + 3, तो राइट साइड पर 2x की जगह पे x² + 3 प्लस का 3 और ये √, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2x² प्लस का 6 प्लस का 3 √, तो ये 2x² + 9 √, ये आंसर आ गया जी। उम्मीद है कि ये 2 पार्ट से आपको पता चल गया होगा कि जब कोई फंक्शन दिया जाए तो उसको मुख्तलिफ वैल्यू पे चेक किया जा सकता है। क्लियर बेटा, नोट करें इसको। जी बच्चों, अब आपने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। आप पहले इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लें। हमारे पास है f ऑफ x, हमें चाहिए पहले f ऑफ a + h, तो क्या करेंगे हम ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a + h, और राइट साइड में भी x की जगह पे ये पुट कर दें a + h और प्लस का 7, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू निकल आई हमारे पास। चलो हमें चाहिए f ऑफ a, तो क्या करेंगे अपने इस फंक्शन में a पुट कर देंगे ताकि वो भी निकल आएगी। तो राइट साइड पर भी जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट कर दें और प्लस का 7, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई।
अब आपने जो फाइंड करना उसको लिखे f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास है वो लिखें, इसकी जगह पे इसका आंसर लिखना है आपने, और वो ये है 4a प्लस h प्लस का 7 माइनस f ऑफ a है 4a प्लस 7 और डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, h होगा, वैल्यू पुट की है सिर्फ इसकी, यानी इसकी जगह पे आपने ये पुट कर दिया जो उसकी वैल्यू आई थी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाई h, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, और ये 4h डिवाइडेड बाई h से कैंसल, आंसर कितना आ गया जिसका 4। अब आपने यही चीज़ फाइंड करनी है, बट आपको उसने बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में फंक्शन चेंज करके दे दिया है, साइन x ये दे दिया है, तो हमें ये पहले चीज़ें चाहिए, तो फिर उसी तरह ही पहले ये पुट करें इसमें f ऑफ a प्लस एच साइन ऑफ a प्लस एच, फिर बेटा ये चीज़ पुट करेंगे इसमें f ऑफ a, तो ये साइन ऑफ a, लेकिन हमने तो ये फाइंड करना है, इसलिए लिख लें इसको a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h इक्वल टू, इसकी जगह पे वैल्यू लिखें जी, क्या है हमारे पास साइन a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a की जगह पे वैल्यू लिखें, और वो ये है साइन ऑफ a। ये एरो आपको समझाने के लिए है, पेपर में ना लगाते रहिएगा, समझ गए ना कि इनकी जगह पे वैल्यू लिख रहे हैं। अब बेटा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर का फार्मूला यूज़ कर ले इसमें कि साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास एक फार्मूला इसी का ही आपकी बुक में ही है कि साइन बीटा, ये बेटा किसके इक्वल होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। तो आप इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं, ये अल्फ़ा होगा हमारा और ये बीटा होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी अप्लाई करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बात समझ गए। अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फिर ये है 2 cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे ये लिखेंगे प्लस बीटा, बीटा की जगह पे ये लिखेंगे a और ओवर है 2, फिर है साइन अल्फ़ा की जगह पे माइनस बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे a और ओवर 2, और ओवर का एज वैसे ही है, तो ये बनेगा 2 cos, तो 1 एंड 1 कितना होगा 2a प्लस एज ओवर 2, और ये कैंसिल हो जाएगा साइन एज ओवर 2 और डिवाइडेड बाई बेटा एज आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नोट करो जी इसको, मजीद समझ आती है इसकी। अब आपने इस फंक्शन की मदद से ये फाइंड करना है, फिर दो चीज़ें चाहिए हमें, यानी इसकी वैल्यू भी चाहिए और इसकी भी, जबकि हमारे पास सिर्फ f ऑफ x है। तो आप पहले a प्लस एच इसमें पुट करके देखें, यानी x की जगह पे a प्लस एच, तो राइट साइड में भी x की जगह पे a प्लस एच प्लस x a प्लस एच और माइनस का 1। अब आप दूसरी वैल्यू f ऑफ a, x की जगह पे a पुट करके देखें, तो राइट साइड पर भी ये a क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1। क्योंकि हमने ये फाइंड करना है तो इसको लिखें a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। तो बेटा देखो पहली वैल्यू वो निकाली हुई है, वो लिख दो इसमें a प्लस एच का क्यूब प्लस a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ a, एफ ऑफ a की वैल्यू ये है, वो आप लिख लें ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये एच आ गया। समझ आई बेटा, वैल्यू पुट करने का तरीका पता चला। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस एच का क्यूब खोलेंगे, a का क्यूब h का क्यूब प्लस 3ah और इंटू a प्लस एच, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर h स्क्वायर 2ah माइनस 1 माइनस के साथ साइन चेंज a क्यूब a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई होगा a क्यूब
एच क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये होगा 3a²3ah² प्लस का a² 2ah माइनस 1 a³ -a² प्लस 1 ओवर, मज़ीद सिंप्लीफाई होगा जी। क्या सिंप्लीफाई होगा? ये देखो पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का, पॉजिटिव का नेगेटिव का a³, पॉजिटिव का a³, सॉरी ये है जी a³, नेगेटिव का a², पॉजिटिव का a², और जो बाकी वैल्यू बची है उसमें से हमें h कॉमन मिल रहा है, तो ये होगा h का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3a² h खत्म, यहाँ से 3 एक h रह जाएगा, यहाँ से बेटा एक h रह जाएगा, यहाँ से 2ah कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाई h, ये h इससे कैंसिल, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। करें जी। देखो बच्चों, इसमें भी आपने पहले f ऑफ a प्लस h फाइंड कर लें, तो ये होगा tan a प्लस h, फिर ये a इसमें पुट करें f ऑफ a, तो tan ऑफ a हो जाएगा। अब ये फाइंड करना हमने, तो इधर लिखे माइनस f ऑफ a ओवर h इक्वल टू, इसकी जगह पे बेटा ये पुट करेंगे हम tan a प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह पे tan ऑफ a पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई h, तो ये भी ठीक है, लेकिन मज़ीद सॉल्व करना है तो tan आपको पता क्या होता है, a प्लस h ओवर cos, बुक से ज़रा आंसर टैली करो बेटा, ये साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई cos ऑफ a, आंसर टैली करेगा, और ये वाला h नीचे है तो इसको अलग ही लिख देंगे 1 ओवर h। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जी, यहाँ तक है कि आगे सॉल्व है जी, सॉल्व है आगे, ये करने लगे हैं जी। फिर ये हमारे पास आपके जो पास वैल्यू आई है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा cos a प्लस h cos ऑफ a, तो ये कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई साइन a प्लस h cos ऑफ a माइनस ये कट जाएगा साइन ऑफ a, इसके साथ cos a प्लस h मल्टीप्लाई होगा जी। तो ये बेटा मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, एक साइन अल्फा माइनस बीटा, ये होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। नोट करो जरा, दो डिफरेंट वैल्यू बन रही हैं, दो डिफरेंट वैल्यू बन रही हैं। जब दो डिफरेंट वैल्यू हो तो इसका मतलब है कि साइन को खोला जाता है, तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये बनेगा साइन अल्फा, अल्फा मतलब ये वाला एंगल, और बीटा, बीटा मीन्स दूसरा एंगल, और माइनस का बीटा आ जाएगा। क्लोज कर दिया हमने फार्मूले इसके बता दो, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही है, वो है cos a प्लस h और cos ऑफ a, और बाहर 1 ओवर h वैसे ही, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ गया साइन h ओवर, इसको इसके नीचे लिख दें h cos a प्लस h एंड cos ऑफ a, ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी, सिंप्लीफाई हो गया जी। नोट करें जी बेटा इसको। जी बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई हमने सोल्यूशन नहीं देना, जस्ट एक्सप्रेशन देना है, और ये जो इंग्लिश लिखी है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 पार्ट हैं, तीनों को हम पहले जस्टिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन बनता क्या है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी जो स्क्वायर का एरिया है उसका फंक्शन पेरीमीटर है। तो आप मुझे बताएं कि स्क्वायर का फंक्शन पेरीमीटर है, तो एरिया जो हमारे पास है इसका मतलब एरिया क्या होता है, ए। ये आपको हिंट में बताने लगा हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए होगा, और उसका फंक्शन कौन है जी, पेरीमीटर। पेरीमीटर को पी कहते हैं, एरिया को ए कहते हैं, पेरीमीटर को पी कहते हैं। इसका मतलब एरिया का फंक्शन पेरीमीटर है, तो एरिया का फंक्शन पेरीमीटर का मतलब है कि ए का आंसर पी की फॉर्म में होना चाहिए।
ए का आंसर पी की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बात ये सबूत होगा कि एरिया का फंक्शन पेरीमीटर है। अब आ जाए इस पे देखें जरा, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है। सर्कमफेरेंस सी जो है ऑफ ए सर्कल, उसका फंक्शन इट्स एरिया ए है, यानी सी का फंक्शन ए है। तो फिर सी का आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? ए की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इसमें उसने क्या कहा है कि सरफेस एरिया एस और उसका फंक्शन वॉल्यूम ऑफ वी है। तो किसका आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए? एस का आंसर वी की फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ आ गई? अब इसको करते हैं। देखो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, ए एरिया है, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसका जो फंक्शन है वो पेरीमीटर है एरिया का। तो आप मुझे बताओ सर्कल का पेरीमीटर, तो बताओ सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू लेंथ। क्या होता है? 4 इंटू लेंथ। अब बेटा आपने इस तरह करना है, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेनी है, इसको इधर डिवाइड कर दें, पी ओवर क्या हो जाएगा? 4। इस एल की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। ये 1 में पुट करेंगे तो बनेगा a इज इक्वल टू, एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, p ओवर 4 और ये इसका स्क्वायर जी। तो मैंने क्या बताया था? a का आंसर b की फॉर्म में आना चाहिए। तो बस एक्सप्रेशन देना था, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? अब आओ जी इस पे सर्कमफेरेंस सी का फार्मूला बताओ जी क्या होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और ये 1 है। और इसका जो एरिया है, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल है, तो वो किसके इक्वल होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से बेटा आप इस तरह करें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, मैंने कहा है कि सर्कमफेरेंस का आंसर जो है उसका फंक्शन एरिया है। तो आप इस तरह करेंगे कि यहां से इसको इधर डिवाइड कर दें, ओवर पाई आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, ए ओवर पाई का अंडर रूट आ जाएगा। इसको बेटा 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। ये 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? सी इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 और ये है पाई, और आर की जगह पे क्या होगा जी? ए डिवाइडेड बाई पाई। तो आप मुझे बताओ कि सी का आंसर ए की फॉर्म में आ गया कि नहीं भाई? तो यही चाहिए था हमें, सी का आंसर ए की फॉर्म में, कोई आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे, जिसके थर्ड पार्ट का एक्सप्रेशन दे दो कि सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब का एरिया किसके इक्वल होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जी बताएं बेटा किसके इक्वल होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ अ फंक्शन। नोट करो जी पहले इन दो को, फिर इसको रिमूव करके ऊपर सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं इसको रिमूव करके इधर करने लगा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसका बेटा आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो होता है 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला है। इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, और इसका फंक्शन जो है वो वॉल्यूम v है। तो आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ का क्यूब। एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में फर्क है। क्यूब में तीनों लेंथ बराबर होती हैं और क्यूबाइड में तीनों लेंथ बराबर नहीं होती जी। उनमें से 2 डिफरेंट हो सकती हैं या 1 डिफरेंट हो सकती है। बात समझ आ गई? तो क्योंकि ये क्यूब था तो तीनों लेंथ का मतलब है लेंथ इंटू लेंथ, हाइट भी लेंथ, विड्थ भी लेंथ। तो ये फार्मूला है। यहाँ से बच्चों आप इस तरह करें, लेंथ की वैल्यू निकालें, यानी ये आ जाएगा v3 खत्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसको बेटा पुट करने लगा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या होगा? s6 लेंथ की जगह पे v 1/3 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 6 v 2/3। ये हमारे पास s का आंसर v की फॉर्म में आ गया जी, और यही हमने एक्सप्रेस करना था। नोट करें जी इसको भी।
फाइंड डोमेन एंड रेंज, ये काफ़ी क्रिटिकल जो है टॉपिक है डोमेन और रेंज का। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। द वैल्यू विच डिफाइन द फंक्शन, वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफाइन कर देती है वो डोमेन कहलाती है। और रेंज जो है वो क्या होती है? द वैल्यू विच डिफाइन अ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, जो इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करे उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मैं एक और यहाँ पर बताने लगा हूँ, जो डोमेन है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये बराबर होती है रेंज के, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। यानी आप इनवर्स फंक्शन, डोमेन जो है किसी फंक्शन की डोमेन, और आप रेंज ले लेते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो एक्चुअली डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी, और जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो डायरेक्ट फंक्शन की रेंज हो जाएगी। उल्ट चलना है, क्या बताया मैंने? डोमेन डायरेक्ट फंक्शन की रेंज हो जाएगी इनवर्स फंक्शन की, और रेंज ऑफ डायरेक्ट फंक्शन जो है वो डोमेन हो जाएगी इनवर्स फंक्शन की। बात समझ गए? तो हम इसमें से डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। आप पहले नंबर पर मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर रही है। आपको मैंने मुख्तलिफ कैटेगरी में वैल्यू बताई थी, ये वो वैल्यू है। अगर हम डोमेन लिखना चाहें इसमें तो बेटा कोई जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर दें, जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, वो सारी की सारी इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्जी वैल्यू का मतलब फिर क्या होता है? रियल वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेकर इसमें पुट कर लें जो आपके जहन में आती है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी उसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको ओपन इंटरवल में लिखा है। और आपको पता है ओपन इंटरवल वाले उसमें इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नहीं शामिल। इसके दरमियान में जो वैल्यू है वो जो मर्जी ले ले, इसमें पुट करते जाएं, इनके आंसर आते जाएंगे, और कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जिसको हम डिफाइन ना कर सकें। बात समझ गए? तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होगी, या आप इसको रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आ गई इसकी रेंज की। तो रेंज असल में क्या है? आप इस तरह कर लें कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल लें, और उस इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी रेंज कहलाएगी। तो मैं इसकी इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए, इधर देखो बेटा, मैं इसको y के इक्वल पुट कर लेता हूँ, 5 माइनस है, इसको y के इक्वल लेट कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? y 5 माइनस एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको इधर में ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये 5 माइनस वाई आ गया। और यहाँ पर x की जगह पे इधर देखिए x इधर रहने दें, और g को जब उधर लेकर जाएंगे तो ये g इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, g उधर जाके g इनवर्स ऑफ y आ गया। तो मैं इस x की जगह पे क्या लिखूंगा? g इनवर्स ऑफ y, और ये क्या है? 5 माइनस वाई। अब आपके पास इधर भी और इधर भी वेरिएबल y है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस y इन x, तो ये बनेगा इनवर्स फंक्शन। अब आप मुझे बताओ कि ये जो इनवर्स फंक्शन है ये चेक करो कि किस पे डिफाइन होगा। 5 माइनस एक्स है, ये चेक करना है कि किस वैल्यू पे डिफाइन होगा। आप मुझे इसकी डिफाइनिंग वैल्यू बताओ जी क्या है। इसकी डिफाइनिंग वैल्यू जो होगी बेटा, वो जो मर्जी पुट कर दो, जो मर्जी पुट कर दो, आंसर आता जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी डिफाइनिंग वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, जो मर्जी पुट कर दो डिफाइन होता जाएगा। बट आप मुझे बताओ कि डिफाइनिंग वैल्यू तो कहलाती है डोमेन, डिफाइनिंग वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन। लेकिन अगर वो डिफाइनिंग वैल्यू इनवर्स की हो
तो वो क्या कहलाती है बेटा, रेंज कहलाती है। और हमने डोमेन फाइंड करनी थी और रेंज फाइंड करनी थी। तो ये मेथड सीख लेना है। जितना मर्जी मुश्किल हो क्वेश्चन, आपको डोमेन निकालने का मेथड आ जाएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करके उसकी डिफाइनिंग वैल्यू देंगे। इस पे चलते हैं जी। ये कैटेगरी भी आपने पढ़ी हुई है। कैटेगरी क्या थी कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए तो आपने ये बताना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो कभी भी बेटा, आपको पता है जब भी अंडर रूट में वैल्यू आए तो आपको कहना है कि या तो वो वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। तो क्योंकि नेगेटिव आएगी तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा, अंडर रूट है तो इमेजिनरी तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी ये कैटेगरी बनेगी आपने उस वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेना है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो अब आप कह सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, इसको डिफाइन करने वाली वैल्यू कौन सी हो सकती है। डोमेन इसकी क्या होगी, मैं कहता हूं कि डोमेन इसकी होगी कि आप -2 पुट कर दें, -2 + 2 0 आ जाएगा, 0 डिफाइन हो रहा है। -2 से बाद आप -1 पुट कर दें, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 डिफाइन हो रहा है। 0 पुट करते हैं तब भी डिफाइन, 2 पुट करते हैं, 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाएं। इसका मतलब है कि -2 जरूर शामिल करना है और इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे जी। तो ये इसकी डोमेन बनेगी जी। ये क्या बन गई, इसकी डोमेन। अब हमने इसकी रेंज लेनी है। तो रेंज के लिए बेहतरीन तो तरीका ये है कि रेंज आंसर को कहते हैं। रेंज किसको कहते हैं, आंसर को। तो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर जो है, अगर आप -2 पुट करते हैं, यही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा इससे छोटी वैल्यू और कोई नहीं ले सकते। तो -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -2 + 2 0, 0 का अंडर रूट 0 होता है। तो इसका मतलब है कि रेंज आंसर को कहते हैं। तो जो इसके आंसर आएंगे वो हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे बेटा, वो 0 से पहला आंसर शुरू होगा, 0 शामिल होगा और फिर जो आएंगे आंसर वो 0 से बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँच जाएंगे, इन्फिनिटी पर पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि इसकी रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी जो है वो ओपन इंटरवल होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है डोमेन और रेंज के हवाले से। डोमेन को डिफाइनिंग वैल्यू को कहते हैं किसी भी फंक्शन की। आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में 6x + 7 के लिए जो लिमिट है वो है x लेस देन आर इक्वल टू -2 और इसमें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। आप अगर दोनों फंक्शंस को देखें डोमेन के लिए, तो आपके पास पहले नंबर पर तो ये बात होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको डिफाइन नहीं कर रही। आपके पास जो वैल्यू है वो पहले नंबर पर है x की वैल्यू -2 के बराबर है या -2 से कम है। तो जब वैल्यू -2 से कम होना शुरू हो जाएगी तो वो कम होते 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 -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। पर उस सब में कोई भी वैल्यू लेकर पुट कर दो, उन सब पे ये डिफाइन करेगी। फिर अगर इसकी बात करें x ग्रेटर देन है -2, x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो है -2, फिर -1, फिर है 0, फिर 1 2 3 सो ऑन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी, इन्फिनिटी तक। तो देख लो -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर लो, ये हमारे पास डिफाइन कर रही है हर फंक्शंस को, दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर रही है। लेकिन -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, इसीलिए हमने इसको ओपन इंटरवल में रखा है। तो ये इसकी डोमेन हो गई हमारे पास में। अब दूसरी बात करते हैं जी कि हमने इसकी रेंज लेनी है। तो रेंज के लेने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक, रेंज इसका आंसर कहाँ से आ सकता है। रेंज आपको पता है कि जब आप इसकी वैल्यू -2 पुट करें तो -12 + 7 -5 आ जाएगा।
फिर -2 से कम पुट करें, फिर -3, -5, -6, तो ये सारे आंसर आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। बट बेटा आपको पता है कि इन्फिनिटी नहीं होगा, बट इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये आंसर। और इसकी बात करें अगर, तो ये -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -2 के बराबर, -2 की बड़ी वैल्यू जो है वो क्या होगी? ये बताएं जरा कि -2 फिर क्या होगा? माइनस कहाँ तक? अब आपने इस वैल्यू को देखना है और इस वैल्यू को देखना है कि अगर हम ये वैल्यू दोनों में पुट कर दें, इसमें पुट करें अगर, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 12 प्लस का 7। और अगर इसकी बात करें कि x ग्रेटर दैन -2 लेना है तो मैं -3 ले लेता हूँ जी। -3 इसमें पुट करो, ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का कितना हो जाएगा? 4, तो माइनस का 5 आएगा। तो वो तो नेगेटिव वाली वैल्यू की तरफ आपने बताया हुआ है, ऐसे ही है ना? इसका मतलब है कि -4 ले लो, चलो -6 ले लो, -6 ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी ना, -3 प्लस का 13 हो जाएगा ना। जब 3 लेंगे इधर देखेंगे ये आ जाएगा 4, आप -3 ले लें तो ये 4 + 9 तो ये 13 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन 13 हमारे पास ये वैल्यू है, लेकिन इसको अगर देखें कि -2 पुट करें इसमें तो माइनस का क्या होगा बेटा? 12 और प्लस का 7, तो माइनस का 5 आएगा, समझ गए? और फिर दूसरी वैल्यू कौन सी लेंगे हम? इसके बराबर -2 के बाद -3 ले लें, -1 लें, तो ये क्या होगा? -1 लेने से माइनस का 6 प्लस का 7, तो ये 1 आ जाएगा। और फिर अगर आप 0 लें तो ये क्या हो जाएगा? 6, 0 हो जाएगा प्लस 7, और ये क्या आ जाएगा कि हमारे पास 7 आंसर आ गया। तो हमने बतानी है जी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। असल तो देखना है कि हमारा आंसर कहाँ पर लाई कर सकता है। तो बच्चों इन सब की वैल्यू को आपने देख लिया है, मैं इधर सारी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जब हम लेंगे ना तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी में पहुँच गया। ऐसे ही है। जबकि इसकी बात करें तो ये -2 से बड़ी वैल्यू -3, फिर इधर से बड़ी वैल्यू माइनस का क्या होगा बेटा? -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगी वैल्यू, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें तो बात तो फिर यही हुई ना कि -3 तो ये भी है, -2 ये भी है, -1 पुट करें इसमें -1 पुट करें बेटा तो क्या होगा? -6 + 7 1 आ जाएगा। -1 इसमें पुट करें 4 + 3 कितना आ जाएगा? ये 7। फिर उसके बाद पुट करें दूसरी वैल्यू, इसमें -1 के बाद 0 पुट करें दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 7 7 आ जाएगा, और इसमें पुट करें तो 4 आ जाएगा। अभी देख रहे 7 तक की है वैल्यू, है ना? अब उसके बाद अगर आप देखें 2 पुट करें, ऊपर वाली वैल्यू में 2 पुट करेंगे तो ये 12 + 7 और क्या हो जाएगा? ये 19, और यही वैल्यू इसमें पुट करें 4 माइनस कितना पुट किया है? ये 2, 6 माइनस का 6, तो ये 10 आ जाएगा, समझ गए? तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो दूसरा फंक्शन है जिसको हम लेकर चल रहे हैं ग्रेटर दैन -2 से, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि -इन्फिनिटी है, बट जाएगी कहाँ तक जी? हाईएस्ट वैल्यू हमारी, वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू इसको देखते हुए, दूसरी वैल्यू को देखते हुए 10 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 10 तक। इस वैल्यू को देखना हमने, क्योंकि ये वाले तो कॉमन थे, इसको छोड़ दें, इस वाले को देखें तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10 तक। तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? इधर से सारी नेगेटिव वैल्यू, फिर 0 भी आएगा, फिर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारे आंसर
10 तक जाएंगे और 10 का आंसर ज़रूर आएगा इसमें, समझ गए। तो ये हमारे पास इसका जो है वो डोमेन के बाद रेंज का पोर्शन बन गया। अब आते हैं जी इस पे, मॉडुलस की हमें कोई फिक्र नहीं है जी, मॉडुलस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आप सारी रियल वैल्यू पुट करके देख लो, जो मर्जी पुट कर लो, ये आपको डिफाइन करेगी, यानी माइनस का इन्फिनिटी और पॉजिटिव का इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी। जो मर्जी पुट करके देख लो, या मुझे बता दो ऐसी वैल्यू जो इसको इन्फिनिटी कर रही है, कोई भी नहीं है। नेगेटिव पुट करो, अंडर रूट में पुट करो, आंसर आ जाएगा, डिफाइन करेगी। लेकिन जब आप बात रेंज की करेंगे तो एक बात याद रखना कि रियल में तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है। रियल में क्या आती है? नेगेटिव वैल्यू। तो आपके पास ये सारी की सारी जो नेगेटिव भी आएंगी वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पॉजिटिव रियल की फॉर्म में आंसर आएगा। मसलन मैं कहता हूँ कि इधर अगर आप 5 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 - 5 0, तो 0 तो रियल में आता है। अगर आप -5 पुट कर देते हैं, -5 पुट कर देते हैं तो -5 और -5 -10, जो कि मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव का 10 होगा, तो ये भी रियल में आता है। आपको नज़र आ रहा है कि कोई वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आ सकती इसमें। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपके सारे आंसर क्या होने हैं? पॉजिटिव होने हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये हमारे पास है -0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे बेटा? इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं होगी। बात समझ गया? यानी आपका कम से कम आंसर क्या आ सकता है? कम से कम आंसर 0 ही आ रहा है। फिर 0 से बाद जितने भी है वो बढ़ते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे और वो सारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये इसकी रेंज होगी जी हमारे पास, ठीक है। आप आ जाओ जी इस पे तो डोमेन और रेंज के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या करोगे भी? आपको पता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। तो ये फिर कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। x जो है वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। आप मुझे बताओगे फिर इसकी डोमेन क्या होगी? हम कहेंगे कि सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन बेटा उसमें से निकाल देंगे 3 को। किसको निकाल देंगे? 3 को, क्योंकि 3 नहीं हो सकता। बाकी 4, 5, -2, -4, -3 वो सारे के सारे रियल में आएंगे। तो r का 3 होगा। ये हमारे पास इसकी डोमेन कहलाएगी। और जब बात आ जाएगी रेंज की, तो रेंज में हमारे पास देखो बेटा, रेंज हमने ड्रा कर लिया उसी तरह ही कि रेंज इसकी क्या हो सकती है। नंबर 1 तो ये है कि आप इसका आंसर जो है वो कहते हैं जी 3 नहीं हो सकता। 3 अगर आप 3 लेते हैं तो आपको पता उससे तो 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता। इसका आंसर आप मुझे बताएं कि अगर आप 4 पुट कर लें, 4 पुट करें, 4 + 2 6 हो जाएगा। नीचे अगर 4 पुट कर लें तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे माइनस का 1, ठीक है। और इसमें अगर गौर करें तो सारी वैल्यू आ सकती हैं, जो मर्जी लें। मैं कहता हूँ कि ये सारी की सारी रियल वैल्यू आ सकती हैं, बट बेटा इसमें एक ऐसा आंसर है जो कि -1 है, वो नहीं आ सकता। जो कि -1 है वो नहीं आ सकता। इसका मतलब सारे आंसर आ सकते हैं और -1 को हम निकाल देंगे, ठीक है ना। इसको पहले बेटा नोट करो, डोमेन और रेंज को, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन बन सकता है आपका। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। नोट करेंगे इसको। अगर आप बेटा इस तरह रीड नहीं कर सकते तो फिर न्यूमेरिकल देख लें। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इस फंक्शन का इनवर्स लेकर उसकी डोमेन निकाल ली जाए तो वो डायरेक्ट फंक्शन की क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। क्या देखा कि अगर आप इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लें, मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालने लगा हूँ, इसको मैं बेटा y के इक्वल पुट करने लगा हूँ। ये हमारे पास है y x + 2 / 3 - x। तो जब मैंने इसको y के इक्वल पुट किया तो इसको सॉल्व करके x निकाल लेता हूँ।
वो कैसे निकलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ये 3y होगा और ये माइनस का xy होगा और इधर x प्लस 2, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो x वाली वैल्यू उसके साथ ले जाता हूँ, प्लस का 2 इधर ले आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस का उधर जाके प्लस xy हो जाएगा। अब 3y माइनस 2 और ये आ जाएगा x, इसमें से कॉमन ले लें तो 1 प्लस y आ जाएगा। तो बेटा क्या आएगी वैल्यू आपके ख्याल में इसकी, इसको इधर डिवाइड करें, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, x के इक्वल आ गया। अब ये फंक्शन आ गया है, ये इनवर्स का फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो एक्चुअली इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। तो अब इसकी डिफाइनिंग वैल्यू बताओ क्या होगी, आपको पता है इसकी डिफाइनिंग वैल्यू भी उसी तरह ही लेनी है। कैसे भाई, कि 1 प्लस वाई क्या नहीं हो सकता, माइनस, ये 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यू हो सकती है बट -1 नहीं हो सकता। तो यही मैंने कहा है, सारी वैल्यू हो सकती है बट -1 नहीं हो सकता। बट इधर ये डोमेन है और ये इनवर्स फंक्शन की है, ऑटोमेटिकली वो रेंज बन जाएगी, डायरेक्ट फंक्शन है। बात समझ आई थी? तो आप इसको इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 और f ऑफ 2 -3 के इक्वल है, f ऑफ -1 0 के इक्वल है। तो फाइंड a एंड b, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है जी हमने। आप इसी के मुताबिक चलो, x की जगह पे 2 आ गया है, इसका मतलब है हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2। तो इधर भी x की जगह पे 2 माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस का 1। अब f ऑफ 2 बताओ किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, ऐसे ही है ना। और ये 8 आ गया, ये 4a आ गया और ये प्लस का 2b प्लस का 1। ए बी एक तरफ रखो, कांस्टेंट में लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, -8 -1 इक्वल टू ए बी राइट साइड पर रहने दिया, ये माइनस का 12 आ गया और उधर से -2 कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव का 2a और नेगेटिव का b बचेगा। ये -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर लाकर डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 2a माइनस का b। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 2a माइनस b, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए ये देखो, -1 इसमें पुट करो तो ये क्या बनेगा, f ऑफ -1, राइट साइड पर भी x की जगह पे -1 और a -1 का स्क्वायर b -1 प्लस 1 आ गया और f ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये नेगेटिव 1 आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो a, ये नेगेटिव b और प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीख लिया हुआ है। आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और ये एक है 2a माइनस b इक्वल टू 2 6 और दूसरा है -a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो b इक्वल है, साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3a बचेगा इक्वल टू 6। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या होगी, 6 डिवाइडेड बाई 3, a इज इक्वल टू 2। और अब आपने b फाइंड करना है तो b के लिए आप इसको 1 या 2 किसी एक में पुट कर दें। मैं इसको 2 में पुट करने लगा हूँ, ये है 2 0 माइनस a की वैल्यू 2 माइनस b, ये माइनस का b लेफ्ट साइड पर ले आए, पॉजिटिव का हो जाएगा तो b की वैल्यू माइनस का 2, ये आंसर आ गया जी। और यही फाइंड करना है और यही मेरा फाइनल, ये इजी क्वेश्चन था। बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के आप डर गए हैं, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो लगता है वो बहुत मुश्किल है, बट जब आप सॉल्व करने लगे तो वो बहुत ईजी हो गई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर। सपोज ये हमारे पास स्टोन है जो 60 मीटर की हाइट से
ज़मीन की तरफ आ रहा है, एच उसकी हाइट को ज़ाहिर कर रहा है और साथ साथ वो टाइम नोट कर रहा है और टाइम को एक्स सेकंड से ज़ाहिर कर रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला बना है, इसका फंक्शन बना है छठे क्वेश्चन में, वो भी बुक में गिवन है कि एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, एच हाइट है और एक्स टाइम सेकंड में ज़ाहिर कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट। पहला पार्ट जो है वो आपने बताना है व्हाट इज़ द हाइट। आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ स्टोन, जो पत्थर गिराया गया था उसकी हाइट फाइंड करेंगे। कब जी? पहला नंबर है ए पार्ट, एक्स सेकंड के बाद उसकी क्या हाइट रह जाएगी। नीचे को ही आना ना, टाइम तो चल रहा है। तो बेटा आप एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो। हाइट ऑफ 1 पे 40, 10 1 का स्क्वायर, तो बेटा ये 30 मीटर हाइट रह जाएगी जी 1 सेकंड के बाद। बुक पे देखें ज़रा, दूसरा उसने पूछा है कि इसकी हाइट 1.5 सेकंड के बाद क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, एच ऑफ 1.5 40 माइनस 10 1.5 का कैलकुलेटर से स्क्वायर लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और -40 करके बताएं जी क्या आंसर आ रहा है। हाइट 1.5 पे क्या रह जाएगी जी इसकी जी 1.5 का स्क्वायर 10 से मल्टीप्लाई करके बताएं। 17.5 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके कितना जी 17.5, ये हाइट रह जाएगी उसकी। चेक कर लें फिर 40, ठीक है जी। उसके बाद बेटा तीसरा पूछा गया है सी पार्ट में, x अगर 1.7 सेकंड, इस सेकंड पर हाइट क्या होगी। आप h 1.7 इस फंक्शन में पुट कर दें। 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर ले बेटा, 1.7 का स्क्वायर और 10 से मल्टीप्लाई, 40 में से माइनस 11.1, ये आ जाएगा 11.1 मीटर, ये हाइट है जी। अब दूसरी बात जो उसने पूछी है वो ये है सेकंड पार्ट में कि व्हाट डज व्हेन डज का मतलब है टाइम। व्हेन डज दैट स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन जो है वो ग्राउंड से कब टकराएगा, ये दूसरा है जी इसका पार्ट जी। तो आप मुझे बताइए, ये स्टोन है, ये ग्राउंड है, ये देखिए अभी भी नहीं टकराया, पत्थर अभी भी नहीं टकराया, अभी भी नहीं ग्राउंड से टकराया, अभी भी नहीं टकराया, अब टकराया। कब टकराया है? जब बेटा हाइट 0 हो गई तब वो ग्राउंड से टकरा गया जी। इसका मतलब अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो हाइट को 0 करना पड़ेगा जी, फिर ही टकराएगा ना ज़मीन से। तो आप इस तरह करेंगे कि इसकी जगह पे हाइट 0 पुट कर लें और ये 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए, ये पॉजिटिव 10 एक्स स्क्वायर और ये 40 होगा। 10 पे इसको डिवाइड कर दें, 10 ओवर 40 ओवर 10 4 आ जाएगा। तो आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद वो जमीन से टकराएगा। समझ आया जी क्वेश्चन? नोट कर लो। 60 मीटर की हाइट 2 सेकंड बाद टकराएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शन दिया गया है। पहले नंबर पर तो आपने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, जो कि वेरी सिंपल है। डोमेन और रेंज के लिए आप देखें अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, तो इसको डिफाइन करने वाली वैल्यू जो है वो डोमेन कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका पहला पार्ट करें डोमेन के लिए, तो आप मुझे बताएं कि ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या होगी। जो मर्जी पुट कर दें जिसमें सब में आंसर आते जाएंगे, तो जो मर्जी का मतलब है कि ये रियल होगी। तो रियल को इंटरवल में लिखना हो तो ऊपर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और ऊपर इंटरवल पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। यानी आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसके दरमियान में हर वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लें, आंसर आते जाएंगे। तो ये डोमेन हो गई। अब आप दूसरे एस पे आ जाए, रेंज पे। तो रेंज की बात करते हैं, रेंज इसके आंसर होते हैं। तो जब आप 5 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 10, 2 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 1,
4 पुट करें, 4 3 12, आंसर आ जाएगा 7। ये 1 5 7 2 3 1/2 5/3, ये सारे क्या आ रहे हैं? रियल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके आंसर जो है वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। आंसर क्या होंगे? रियल नंबर। तो फिर रेंज भी इसकी रियल नंबर होगी, उसको भी हम इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। तो डोमेन और रेंज का तो मसला हल हो गया जी। अब दूसरा मसला है जिसका कि क्या ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा आपका फंक्शन 1 to 1 कब होगा? ये बात याद रख ले कि अगर आप अपने फंक्शन में वेरिएबल x की जगह पे 1 पुट कर दें या कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दें, तो दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल आ जाएं, तो हम कहेंगे, यानी हमारे पास ये दोनों वेरिएबल अगर इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फंक्शन तो ये है f(x), तो मैं इस पे x की जगह पे कोई और 1 वेरिएबल पुट कर लेता हूँ, तो इधर भी 3x1 - 5 आ गया। फिर f(x2) पुट करता हूँ, तो ये 3x2 - का 5 आएगा। तो जब मैं इसको बराबर वाली प्रॉपर्टी में लेकर जाता हूँ कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसके मुताबिक 3x - 5 = 3x2 - 5। तो आप देखिए ज़रा, ये 5 माइनस का, ये 5 से कट गया, ये 3 से कट गया। तो देख लो बेटा, x1 और x2 दोनों बराबर आ गए, तो हमारे पास ये 1 to 1 फंक्शन हो गया। हाँ, अगर हमारे पास ये दोनों बराबर ना आते तो फिर हम कहते हैं ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब आगे तीसरा हमारे पास पॉइंट कि ये इज द फंक्शन f ऑन टू। ये फंक्शन कौन सा है? ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन के लिए बात सुन लो भाई, अगर ये बात आपकी प्रूव हो जाए, आपका f(x) y के इक्वल आ जाए, f(x) किसके इक्वल आ जाए? y के इक्वल, तो आप कहेंगे जी कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो चेक करके देखते हैं जी। ये देखो बेटा, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं y के इक्वल ले लेता हूँ 3x - 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस के अंदर आके प्लस का 5 हो जाएगा और इक्वल टू 3x। और यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? y + 5/3। अब आप इस तरह करें कि ये हमारे पास x की वैल्यू है, वो मैं इसके इक्वल पुट कर दूँ, तो इसमें पुट करने लगा हूँ। क्या था फंक्शन? f(x) = 3x - 5। x की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। क्या है? y + 5/3। इधर भी x की जगह पे y + 5/3 और माइनस का 5, ये इससे कट गया, तो ये आ गया हमारे पास y + 5 और माइनस का 5। तो ये बेटा कैंसिल हो गया। तो f(y + 3) किसके इक्वल है बेटा? x के। और ये क्या आ गया? y। बताओ भाई, ऑन टू की प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। याद रहेगी ये प्रॉपर्टी। 1 to 1 के लिए ये प्रॉपर्टी और ऑन टू के लिए ये प्रॉपर्टी होगी। नोट करेंगे इसको। सर, ये डोमेन और रेंज जो लिखा हुआ है जी, is this function f on to if the code main is r real number। हाँ जी, ये कोड मेन जो है ना, जिसको आप रेंज कहते हैं ना, रेंज का दूसरा नाम कोड मेन भी है। तो कहता है जी कि जो डोमेन है या कोड मेन, यानी रेंज या डोमेन, ये रियल नंबर में ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। बट हमने प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या ये है या नहीं, तो वो बता दिया जाए। जी बच्चों, इसमें भी आपको पता है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो वेरी क्लियर कि आपके पास जो फंक्शन है वो है 2x - 3/x + 1। तो इस फॉर्म में डोमेन कैसे लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा नेवर एवर बी 0। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि ये -1 नहीं हो सकता। x - 1 के अलावा जो मर्जी पुट कर दो, डिफाइन होता जाएगा। तो डोमेन निकाल लेते हैं जी। फिर इसकी डोमेन हमारे पास है जी, जो मर्जी पुट कर दो रियल, तो रियल में तो -1 भी आता है, लेकिन वो आप निकाल देंगे क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं होगा।
ये डोमेन आ गया। अब आप कहते हैं कि -1 नहीं आना। अब रेंज निकालने का तरीका फिर मैं बता देता हूँ कि आप क्या करें, इसका इन्वर्स फंक्शन ले लें। और इन्वर्स फंक्शन कैसे लिया था हमने, इसको y के इक्वल पुट कर लें, -3/x+1 इन्वर्स फंक्शन के लिए। और यहाँ से अब x की वैल्यू निकालें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें xy + y और इक्वल टू 2x - 3। x वाली वैल्यू एक तरफ करें, -2x, ये -3 प्लस उधर जाके -5, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो ये होगा y - 2 -3 - y, x इज इक्वल टू -3 - y डिवाइडेड बाई y - 2। तो ये भी ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 3 + y हो जाएगा और नीचे y - 2 हो जाएगा, ये भी ठीक है वैसे। और नीचे अगर माइनस के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 - y, ये भी बन सकता है। अब आप मुझे बताओ कि ये इन्वर्स फंक्शन है, आप इस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन निकाल लो। आप बताओ मुझे कि डोमेन ऑफ ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन वो निकालते हैं, तो वो भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये 2 नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी हमारे पास कि रियल नंबर हो बट उसमें से 2 को निकाल दें। तो ये डोमेन है इन्वर्स फंक्शन की। एक्चुअली ये क्या है बेटा, रेंज है जी डायरेक्ट फंक्शन की, और हमने रेंज ही फाइंड करनी है। समझ गए जी? उसके बाद आ जाओ जी दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि f(x) इज ऑन टू। तो ऑन टू की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑन टू की यही प्रॉपर्टी थी कि f(x) अगर y के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास f(x), ये देखो जरा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है x की, वो आप अपने इस फंक्शन में पुट कर दो। आपका फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू 2x - 3/x+1। तो आप इस x की जगह पे ये पुट कर दो, यानी x f(x) x की जगह पे ये पुट कर दो 3 + y ओवर 2 - y, -3 ओवर इसकी जगह पे 3 + y ओवर 2 - y +1। तो बेटा यहाँ पर देखिए जरा, ऊपर एलसीएम लें इसका, f(x) इक्वल टू, बोलो एलसीएम क्या होगा, 2 - y, और ये एलसीएम कट जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई कर दो 6 + 2y, और ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई -6 + 3y, -6 + 3y, और डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम लें, ये क्या आएगा 2 - y, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3 + y, और ये इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 माइनस का y आ जाएगा ये, और देखें तो 2 और ये 2 कैंसल इज इक्वल टू ये और ये कैंसल, ऊपर क्या आ गया बेटा 5y, ये माइनस और ये प्लस कैंसल, और ये क्या आ गया 5, और f(x) इज इक्वल टू, तो बेटा प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये भी बात साबित हो गई कि ये ऑन टू है। आप लिखेंगे यस ऑन टू, यस ऑन टू फंक्शन। अब आगे बात जी, प्रूव करो f(x) इज 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए क्या था, आपको पता है कि उसमें आपके पास 1 to 1 के लिए थर्ड पार्ट में 1 to 1 के लिए आपने x1 और x2 को प्रूव करना है। दो वेरिएबल अलग अलग पुट करें, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो क्या होगा जी 1 to 1 फंक्शन होगा। आप पहले इसको देखें, फिर हम इसको रिमूव करके ये प्रूव करते हैं। नोट करें पहले। अब बेटा थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि 1 to 1 है। तो अगर ये 1 to 1 है तो फिर ये x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। पहले मैं इसमें f(x1) इक्वल टू 2x1 - 3 ओवर x1 + 1, और फिर f(x2) वो होगा 2x 2 - 3 और x1 x1 जी आ गया, और इसको हम
इक्वल रखते हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2x2 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 2x2 माइनस 3 x1 प्लस 1 ये सेम वैल्यू इससे कट गई माइनस 3 इससे कट गया 2 से कट गया तो ये बात प्रूव हो गई x1 x2 है हमारे पास ये प्रूव हो गया कि 1 to 1 है। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड 9 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जरा कंसिडर हमारे पास जो फंक्शन है R2R पॉजिटिव रियल और फंक्शन है f of x e माइनस एक्स और आपने शो करना है f of x इज अ बाइजेक्टिव। अब आपने फंक्शन प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो कैसे पता चलता है कि बाइजेक्टिव है तो जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो दोनों क्वालिटीज उसमें पाई हैं। अच्छा सॉरी बिल्कुल ठीक है यहाँ की बात कर रहे हैं सर जहाँ पे आपने x1 x2 की वैल्यू ली है वहाँ पे आपने x2 वाले में x2 को भी पुट करना है ऐसे ही करने लगा हूँ। ये देखिए बिल्कुल बेटा तो ये हमारे पास पहले नंबर पर है x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू ये होगी ये वैल्यू है ना। तो देखते हैं जी फिर इसको इक्वल करते हैं कि 2x1 माइनस 3 x1 प्लस 1 और इक्वल टू 2x2 माइनस 3 और ओवर x2 प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई ये उधर जाके x2 प्लस 1 इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर मल्टीप्लाई x1 प्लस 1 और ये है 2x2 माइनस 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें इससे ये बनेगा 2x1 x2 फिर ये इससे मल्टीप्लाई 2x1 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x1 x2 इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 3x1 इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x2 इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 3। तो इधर भी हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया ऐसे ही हम और फिर इसको इससे किया। अब माइनस का 3x2 ये है और माइनस का 3 ये है। अब आप दोनों तरफ से देखें तो माइनस 3 और माइनस 3 कटेगा और देखें तो 2x1 और 2x1 कटेगा और यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है 2x1 माइनस का 3x2 और इक्वल टू इधर क्या बच रहा है माइनस 3x1 प्लस का 2x2। तो x1 वाली वैल्यू एक तरफ कर लें ये माइनस इधर आके प्लस 3x1 इक्वल टू x2 की वैल्यू दूसरी तरफ कर लें 3x2 तो यह आ जाएगा 5x1 इक्वल टू 5x2 5 कट गया x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है। अब बेटा जो दूसरी बात थी वो ये थी कि शो कर रहा है कि f of x इज बाइजेक्टिव। तो कैसे होगा अगर वो 1 to 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ तो बात प्रूव हो जाएगी। तो चेक करके देखते हैं जी कि क्या इसमें दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। पहले नंबर पर आपको पता है कि हमने इसको 1 to 1 के लिए क्या करना था 1 to 1 कैसे प्रूव होता है हमने इसमें भी प्रूव किया 1 to 1 x1। तो देखते हैं जी फिर इसमें f of x1 इक्वल टू e माइनस x1 जी और बेटा फिर है e f of x2 तो e माइनस x2 जी। इन दोनों फंक्शंस को बराबर रखते हैं और इसमें पुट करते हैं e माइनस x1 और इक्वल टू e माइनस x2
तो वेरिएबल को शुरू में लाने के लिए दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, e माइनस x1 और log e माइनस x2। तो आपको पता है कि पावर मल्टीपल बन जाती है और log ऑफ e, इसको भी शुरू में x2 log ऑफ e। तो बेटा log ऑफ e से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, x1 इक्वल टू x2 थी। एक प्रॉपर्टी तो पूरी हो गई 1 to 1 की। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लेनी हमने कि ये ऑन टू भी है। तो ऑन टू की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसमें प्रूव करें ये वाली वैल्यू को y इज इक्वल टू e माइनस एक्स। तो बेटा x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर होगा log y, इधर भी log e माइनस एक्स, log y माइनस एक्स log e। log e 1 होता है, log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आ गया log y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x की वैल्यू आ गई माइनस log ऑफ y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, देखते हैं इसको। x f ऑफ x है और इक्वल टू e, और x की जगह पे मैं पुट करने लगा हूं माइनस log ऑफ y, है ना। ये log ऑफ y पुट किया है मैंने इस पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो ये चीज बन गई e log ऑफ y। शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। आप इस तरह करें ना, पहले ये नोट करें, जरा इसको हम नोट करते हैं। पहले यहाँ तक नोट करें ये वाला कि ये प्रूव हो चुका है, फिर हम इसको ऑन टू और 1 to 1 तो कर लिया है, ऑन टू प्रूव करते हैं जिसका। पहले ये नोट कर रहे हैं जैसे। अच्छा बच्चों देखो, 1 to 1 तो इसका प्रूव हो गया है। ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, इसमें ऑन टू के लिए आपने इसको y के इक्वल रखें, e माइनस एक्स, तो log ऑफ y log ऑफ e माइनस एक्स log ऑफ y माइनस एक्स log ऑफ e। log ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल है, तो log ऑफ y माइनस एक्स आ गया, माइनस इसके साथ ले आए, log ऑफ y x आ गया। अब आपके पास फंक्शन जो था वो है e माइनस एक्स, f ऑफ x। देखो बेटा e माइनस, इसकी वैल्यू है माइनस log ऑफ y, तो ये है f ऑफ x, e माइनस माइनस प्लस log ऑफ y। अब f ऑफ x अगर आप देखें तो यहाँ पर log ऑफ y, हमारे पास y log ऑफ y, ये log ऑफ y किसके इक्वल है बेटा, माइनस एक्स के इक्वल है। तो ये निकले जी फिर e की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल है ना। यानी log ऑफ y की जगह पे मैंने x माइनस का लिख लिया, वो जी आ गया। और अब अगर देखें तो e माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल है। तो लो जी बात प्रूव हो गई कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। तो जब ऑन टू और 1 to हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बात समझ आ गई जी, नोट करें जिसको।